Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss the lecture number 1 MTH 501 Introduction of Matrices. हमारे पास जो टॉपिक है वो मैट्रिसेस के बारे में है जो मैट्रिक्स की जमा होती है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डिफाइन को देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स इज़ अ collection of number or function arranged into row and column। क्या मतलब है जी, हमारे पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, जो मैट्रिक्स इसको कहते हैं जिसमें नंबर हो सकते हैं या फंक्शन हो सकते हैं, उनको रो एंड कॉलम में आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, इसके अंदर अगर मैं नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, नंबर हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ और 6 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे नंबर भी आ सकते हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकते हैं, एक्सपोनेंशियल आ सकते हैं, कोई भी फंक्शन आ सकता है। तो दूसरी चीज़, इनको आपने कैपिटल लेटर से जो है वो डिनोट करना है कैप मैट्रिक्स को। ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट आ सकते हैं वो स्मॉल हो सकते हैं, लेकिन जो जिससे इसको ज़ाहिर करना है मैट्रिक्स को, वो आपके पास कैपिटल होना चाहिए। तो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर सच एज कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड द नंबर ऑफ अ फंक्शन इट्स एलिमेंट, जिसे हम कहते हैं कि मैट्रिक्स के जो हैं वो स्मॉल लेटर से लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट उसने लिखा है जो रो एंड कॉलम। तो मैट्रिक्स के अंदर रो एंड कॉलम क्या होती हैं, तो हम दोबारा से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने कोई मिसाल लिख देते हैं। ये 4 है, 3 है, 2, 1, 6, 7। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैट्रिक्स हमारे पास जो है इस तरह से होता है कि हमने अभी बताया था आपको कि एक तो मैं इसे कैपिटल लेटर से ज़ाहिर करूँगा। अब इसके अंदर कॉलम एंड रो क्या है। रॉ जो होती है ना, उसे नाम देते हैं हॉरिजेंटल प्लेसेस पर मौजूद एशिया को। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो 3 रॉ हैं। और अगर हम कॉलम की बात करें, कॉलम यहाँ पर देखें, ये 1 है और ये 2, यानी कि जो वर्टिकली चीज़ होती है उसे हम कॉलम का नाम देते हैं, जो हॉरिजेंटल चीज़ होती है उसे हम रॉ का नाम देते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट जो है ना वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी हमें यही बताता है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर स्पेसिफाई बाय इट्स ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जी कि इसे लिखना कैसे है। लेट अस सपोज, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाया था, हम इसी को ले लेते हैं। यहाँ पर उसने लिखा है कि अगर अप टू सो ऑन, इसी तरह से एक मैट्रिक्स हो जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें, लेकिन ये क्या है, इसके अप टू सो ऑन एन तक ही इसके रो हैं और एन तक ही इसके कॉलम है। तो एन जो है इसकी जो है हमारे पास जो है कॉलम है और एम जो है वो इसके, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एम रो है और एन जो है वो कॉलम है। यहाँ पे देखें ना, 1 2 3 अप टू सो ऑन एन तक, यानी एन इसके कॉलम, और ऐसे रो रो करते करते वो लास्ट पे क्या लेके आ रहा है, एम, यानी एम इसकी रो है और एन इसके कॉलम है। तो अगर यहाँ पर जितने भी रो जितने भी कॉलम हो तो आपने लिखना कैसे होता है, आपने उसे क्रॉस से लिखना होता है। ठीक है, या फिर बाई का अल्फाज भी इस्तेमाल हो जाता है एमसीक्यूज में बाज़ औक़ात, कि आपके पास जो रो होती है, मैं वैसे बता देता हूँ, रो डैश लिखते हैं, फिर बाय लिखते हैं, फिर डैश और फिर कॉलम की तादाद जितनी भी होती हैं। तो यहाँ पे चूँकि एम है तो हम यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग लिखें तो एम डैश बाय डैश यहाँ पे एन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद जो है, जैसे कि उसने यहाँ पे लिखा है, एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखें, रो 1 रो 2, तो 2 रो हैं और C1 C2 C3 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3। ये होता है हमारे पास मेथड ऑर्डर लिखने का किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। A square matrix is called a square matrix in which the number of row and column are equal। जिसमें नंबर ऑफ़ रो की और कॉलम की जो नंबर्स हैं ना वो अगर बराबर आ जाती है तो हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। लाइक यहाँ पे देखें, 3 ही रो हैं, 1 2 3, और 3 ही कितने हैं, कॉलम है। तो अगर नंबर ऑफ़ रो एंड कॉलम जो है वो इक्वल हो जाए उसे हम क्या नाम देते हैं, रो मैट्रिक्स का नाम देते हैं। इक्वलिटी मैट्रिक्स आ जाते हैं। इक्वलिटी मैट्रिक्स जो है वो दो मैट्रिक्स के दरमियान में बताया जाएगा
जिसमें हर मैट्रिक्स में मौजूद हर एलिमेंट अपनी पोजीशन के हिसाब से बराबर होना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, पोजीशन के हिसाब से किस तरह से बराबर होना चाहिए कि आपके पास जो है जो पोजीशन इस तरह से है कि लाइक अगर मैं कहूँ इन मैट्रिक्स की बात करूँ कि ये आपस में इक्वल है या नहीं है, तो देखिए 4 का पॉइंट 4 की पोजीशन के हिसाब से है दूसरे में, 7 7 के हिसाब से, 8 8 के हिसाब से, 9 9 और 3 3 और 5, मतलब हर एलिमेंट जो है वो अपनी डिमेंशन के हिसाब से, रो बाई कॉलम के हिसाब से, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के हिसाब से जो है वो इक्वल है। देन हम इसे कहते हैं कि ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होता है। कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होता है यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो कॉलम हो। तो लाइक आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो एग्जांपल नज़र आ रही है, इसमें एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम ही है। रो जितनी मर्जी हो, नो इशू। ठीक है, वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, एन हो, जितनी मर्जी हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉलम जो है वो जस्ट एक ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी कि मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स जो है उसके भी दो तरीके होते हैं कि मल्टीपल क्या चीज़ हो रही है। अगर तो मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर चीज़ मल्टीपल हो रही है या कोई कांस्टेंट नंबर जो है वो मल्टीपल हो रहा है, तो उसने मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं उनके साथ क्रॉसपॉन्डिंगली जो है अलग अलग जो है वो तमाम के साथ चले जाना है। जैसे कि उसने के को मल्टीपल किया है ए के साथ, तो के ए वन वन के साथ भी आ गया, ए वन टू के साथ भी आ गया, एंड अप टू सो ऑन सबके साथ यहाँ पे किया जाता है ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और मैं एक चीज़ यहाँ पे बताता जाऊँ कि जो जो वहाँ पे वन वन टू टू लिखते होते हैं ना हमारे पास, कि आपके पास ये ए वन वन क्या है, ए वन टू क्या है, ए वन थ्री क्या है, अप टू सो वन ए ट्वेंटी क्या है। यहाँ पे लिखने का मकसद होता है कि कोई भी एलिमेंट जो है ना वो अपनी डिमेंशन खुद बता रहा है। यानी ए वन टू का मतलब होता है कि वो फर्स्ट रो में है एंड सेकंड कॉलम में मौजूद अपनी पोजीशन बता रहा है। अगर मैं इसको पिक करता हूँ तो ये बता रहा है मुझे ए टू टू कि मैं सेकंड रो में सेकंड कॉलम पे मतलब मौजूद हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो ये ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन जो भी होते हैं ना सारे के सारे अपनी पोजीशन के लिए यहाँ पे लिखे जाते हैं। ठीक है। तो अगर कोई कांस्टेंट चीज़ मल्टीपल होती है ना तो वो तमाम के साथ मैट्रिक्स के अंदर जो है वो मल्टीपल होती है। ये बात आपने जहन में रखनी है। और अगर आपके पास कोई भी दो नंबर दिए गए हों, अगर आप उसमें से कुछ चीज़ को कॉमन लेते हैं या मल्टीपल करते हैं तो आपने इस तरह से करना है कि आपके पास अगर ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के साथ उसने 5 को मल्टीपल करना है, तो 5 ने अलग अलग हिसाब से मल्टीपल होना है, 2 से भी होना है, 3 से भी होना है, 5 4 से भी होना है। तो जैसे जैसे मल्टीपल होता जाएगा तमाम के आंसर यहाँ पे लिखते जाएंगे। ये तो है सिंपल के जब उसके साथ कोई कांस्टेंट चीज़ मल्टीपल होता है। ठीक है। तो चाहे कुछ भी हो तो आपने जस्ट उसे ऐसे ही मल्टीपल करना है कि अगर उसने यहाँ पे देखें तो ए की पावर 3t थी ना, तो वो जैसे ही दोनों से मल्टीपल होगी तो वो बिल्कुल वैसे ही लिख दी जाएगी और दोबारा से कॉमन भी ली जा सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और के ए और ए की जो है ये इक्वल होती है प्रॉपर्टी, ये बात भी आपने जहन में रखनी है। यहाँ पे मैं आपको नोट्स में बताता जाऊँ कि ये उस वक्त ही पॉसिबल होता है जब कोई कांस्टेंट नंबर होता है। ठीक है, ये मैं एमसीक्यूज बता दूं किस तरह से आएगा कि ये सेटिस्फेक्शन कब होगी जब आपके पास के इज़ अ कांस्टेंट नंबर। ठीक है, देन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो सेटिस्फाई होगी। एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स ओनली मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। मैट्रिक्स जो है ना वो ऐड उस सूरत में ही हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर मीन जितनी रो और जितने कॉलम आपके पास एक मैट्रिक्स में है उतने ही अगर दूसरे में होंगे तो ही वो ऐड हो सकता है, अदरवाइज वो ऐड नहीं होगा। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ए का 3/3 है, बी भी क्या है 3/3 है, तो अब ये आसानी से ऐड हो सकते हैं बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी आर सेम है। तो 2 जो है वो 4 में ऐड हो जाएगा, -1 जो है वो 7 में होगा, 3 जो है वो -8 में होगा, और ये 0 जो है वो 9 में होगा। मतलब अपने क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो अपने हिसाब से जो है वो ऐड होते जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही आसानी से प्लस माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर आपके पास कहता है कि राइट द फॉलोइंग सिंगल कॉलम मैट्रिक्स एज द सम ऑफ द थ्री मैट्रिक्स। हाँ जी, तो आप लिख सकते हैं बिकॉज आपके पास थ्री जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के जो है वो फंक्शन होना ज़रूरी है। आया हम इसको खुद ही देख लेते हैं पहले। एक तो टी का स्क्वायर यहाँ पे है, डिफरेंट है हमारे पास। फिर एक ही पावर टी वाला है। ठीक है। और फिर अगर हम देखें तो नीचे 7t वाला भी डिफरेंट है। सही हो गया। और उसके अलावा हम यहाँ पर इनको अलग से लिख सकते हैं, यानी एक टी के स्क्वायर वाला होगा,
एक टी वाला होगा और एक ई की पावर टी वाला होगा, हम इनको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये देखें उसने क्या किया जी, सबसे पहले क्या किया उन्होंने कि टी के स्क्वायर वालों को अलग अलग कर दिया, नीचे वाले में था ही नहीं, ऊपर वाले में भी है, उससे ऊपर वाले में भी है। और अगर हम सिंपल टी वाले की बात करें तो वो इसमें नहीं था, तो जिसकी वजह से उसने सिफर लगा दिया है। इसमें 7 था, इसमें 5 था, तो वो लिख दिया। फिर अगर ई की पावर टी टी वाला देखें तो इसमें था ना, इसमें था ना, इसमें था, जिसकी वजह से उसने ज़ीरो लगा दिया। ठीक है। तो फिर उसने क्या किया, वहाँ से वही जो है जो चीज़ें टी स्क्वायर थी वो भी कॉमन ले लिया, और टी भी कॉमन ले लिया, ई की पावर टी भी कॉमन ले लिया। तो इस तरह से हमने उसको थ्री सिंगल फंक्शन में लिख दिया है, जो पहले जो है वो इकट्ठा लिखा हुआ था। डिफरेंट ऑफ अ मैट्रिक्स भी आपके पास सेम उसी तरह से है कि जिस तरह से एडिशन के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का सेम होना ज़रूरी है, बिल्कुल इसका भी वही हिसाब है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो किस तरह से करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की एक और शर्त होती है जो आपने फिलफिल करनी है। इसमें से एमसीक्यूज भी आता है कि ये मल्टीपल होते हैं या नहीं होते हैं। आपका जो अभी क्यूज़ आने वाले हैं उनमें भी ये आपसे अक्सर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये इनका मल्टीपल होने के बाद आंसर कितने ऑर्डर में होगा। तो आपने ये स्टेप अच्छे से समझ लेना है। उसने कहा है जी अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हों, इफ़ एंड ओनली इफ़, हाँ जी, कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीपल उस वक्त हो सकते हैं जब पहले का नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल आ जाए दूसरे के नंबर ऑफ रो से। क्या मतलब है कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हों दूसरे के नंबर ऑफ रो से। अगर ऐसा है तो देन वो मल्टीपल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो फार्मूला आएगा ना कि अगर इतने बाय इतने का एक मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स इतने बाय इतने का है तो इनका प्रोडक्ट जो है वो कितने बाय कितने का होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने हैंडल इस तरह से करना है कि लाइक ए आपके पास मैट्रिक्स जो है वो एम क्रॉस एन का है। ठीक है, यहाँ से अच्छे से पिक करना है आपने। ए मैट्रिक्स जो है वो एम क्रॉस एन का है और बी मैट्रिक्स आपके पास कोई भी एन क्रॉस पी का है। तो जब आपने ज़रब देनी है तो आपने लिखना क्या है, फर्स्ट वाले के कॉलम को लिखना है, सॉरी फर्स्ट वाले की रो और सेकंड वाले के कॉलम। फर्स्ट वाले की रो और सेकंड वाले के कॉलम को आपने करना क्या है, लिख देना है। वो आपका क्या बनेगा, आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा जो मल्टीपल के बाद बनेगा। ठीक है। यहाँ पे अगर कोई एग्जांपल होती है तो मैं वहाँ से समझाता हूँ, वरना फिर मैं आपको यहाँ पे खुद एक छोटी सी एग्जांपल से बता देता हूँ। तो कि इसका असल मकसद जो है वो यहाँ पे क्या था। यहाँ पे देख सकते हैं कि ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स है, उसमें एम क्रॉस एन एन क्रॉस एम, तो वो दोनों आपस में मल्टीपल हुए हैं। तो यहाँ पे ये एक फॉर्म बनी है, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ कि आप जहाँ से इजीली जो है वो समझ सकें। तो हाँ जी, ये दो एग्जांपल आ चुकी हैं। इनको हम पहले ए वाले को मल्टीपल करके देखते हैं, फिर हम बी वाले को मल्टीपल करके देखते हैं कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है। और नंबर टू, इनके ऑर्डर को कैसे देखना है और पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है कैसे चेक करना है। आइए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो आइए, हमारे पास ए एंड बी जो है मैट्रिक्स हैं, ए भी आपके सामने है, बी भी आपके सामने है। मैंने कहा था कि फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हों सेकंड के नंबर ऑफ रो से। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं फर्स्ट में, 1 2। ठीक है, फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम देखने हैं, सेकंड में क्या देखना था, नंबर ऑफ रो, 1 2। हाँ जी, तो इक्वल है, हाँ जी इक्वल है, तो ये मतलब कि पॉसिबल है। ये क्या है, पॉसिबल है। तो मैं आपको चले यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले का ऑर्डर देखते हैं क्या बनता है। पहले का ऑर्डर है जी 2/2। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल होना है कैसे, पहले तो ये देखते हैं ना। तो मल्टीपल होने के लिए हमारे पास ऐसे होता है कि आपके पास जो आपने आना है, रॉ लेके आना है कॉलम की तरफ। ठीक है, 4 ने 9 से मल्टीपल होना है, फिर 7 ने 6 से मल्टीपल होना है। ठीक है, 4 9 से होगा और 7 जो है वो 6 के साथ होगा। फिर उसके बाद यही 4 जो है दोबारा से 2 के साथ, और यही 7 दोबारा से 8 के साथ। यानी कि पहले आपने एक रो को दोनों कॉलम के साथ आपने मल्टीपल कर देना है। ठीक है, तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा कि 4 9 से भी है और 7 जो है वो 6 के साथ है। दोनों को एडिशन करके आपने पहला पोर्शन बना देना है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, दोबारा से उसी 4 को -2 के साथ और उसी 4 को 8 के साथ, वो उनका दूसरा पोर्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जब आपने इस वाले की पहली रो को कंप्लीट कर दिया है तो अब आपने यही काम नीचे वाली रो को उस क्वेश्चन पे पूरा करना है, इस वाली रो को। ठीक है, कैसे कि 3 दोबारा से 9 के साथ और 5 जो है वो 6 के साथ, और वो यहाँ पे बन जाएगा।
ठीक है। फिर वही 3 जो है अब -2 के साथ, और वही 5 जो है वो 8 के साथ आपका ये वाला पोर्शन बन जाएगा। सही है। तो इस तरह से तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो होती है, और आपने जो है वो एक तो इनको मल्टीपल करके प्लस माइनस करना है, आगे से आंसर आ जाते हैं। तो लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है कि ए बी का जो आंसर है वो बी ए के मल्टीपल के आंसर से डिफरेंट होता है। ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते आपका जो मैट्रिक्स होता है। ठीक है। अनदर में अगर हम देखते हैं कि आपके पास एक और मिसाल दी जिसमें उसने मैट्रिक्स को कहा है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ना, इसमें मैं आपको ये मेथड भी बताता हूँ कि आंसर का रिजल्ट जो है कितने बाय कितने का बनेगा, इसका कैसे फार्मूला देखना था। सबसे पहले देखते हैं कि यह पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ जी नंबर ऑफ कॉलम, पहले के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं जी 1 2, दूसरे में रो कितनी है 1 2, या लिहाजा ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है। और ये प्रोडक्ट पॉसिबल है तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं कि ये मल्टीपल होंगे कैसे। इस 5 ने आना है जी हमारे पास आ जाना है जी 5 ने -4 के साथ, और फिर उसके बाद 8 ने आना है 2 के साथ, और वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। फिर इस 5 ने आना है हमारे पास 3 के साथ, और इस 8 ने आना है 0 के साथ, और वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। आपके पास ये पहली रो जो है वो अपना काम कंप्लीट कर चुकी है। फिर आपने यही काम सेकंड रो के लिए यहाँ पे करना है कि आपका जो 1 है वो -4 के साथ भी, और 0 जो है वो 2 के साथ, और वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यही 1 -3 के साथ, यही 4 0 के साथ इधर आ जाएगा। फिर दोबारा से आपने क्या करना है जी 2 को 4 के साथ, 7 को 2 के साथ, लास्ट वाला पोर्शन, और फिर 2 को -3 के साथ, और 7 को 0 के साथ, ये वाला पोर्शन आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपने प्लस माइनस इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर आप ए बी और बी ए से आपस में मल्टीपल करेंगे तो आंसर आपको डिफरेंट आएगा। अच्छा, रिजल्टेंट का कैसे पता चलता है कि कितने बाय कितने का बनेगा, डायरेक्ट कैसे पता चलता है। तो अगर हम फर्स्ट वाले का देखें, तो फर्स्ट वाले का जो ऑर्डर था ना वो हमारे पास है जी, तो 3 रो हैं 2 कॉलम है। ठीक है। क्या है जी 3/2, 3 × 2 जो है, और जो बी वाला मैट्रिक्स है उसका क्या है जी 2/2 है। तो मल्टीपल में लिख देता हूँ जी कि जो बी वाला है उसका जो है वो क्या है 2/2 है। सही है। तो एक तो जो होता है कि नंबर ऑफ कॉलम और फर्स्ट के सेकंड के नंबर ऑफ रो बराबर होना ज़रूरी है, तो वो बराबर भी हैं, लिहाजा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इनका जो रिज़ल्ट बनेगा वो बनता होता है इन दोनों के कंबाइन करने से। ठीक है। यानी 3 और 2, तो 3/2 आप देख सकते हैं 3 रो एंड 2 कॉलम। तो आपने क्या करना है, सिंपली लिख देना है कि अगर आपके पास एक चीज़ जो है वो 3/2 है, जो चीज़ मल्टीपल हो रही है उसके साथ, वो है आपके पास है 2/2 है, तो ये बराबर हैं, जिसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और रिजल्टेंट जो बनना होता है वो इनके आपस में कंबाइन होने से बनता है, यानी कि 3/2 बनेगा। तो वो यहाँ पे यही था। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं जी, हमारे पास कुछ और क्वेश्चन आ जाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो फॉर द आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसके अंदर जो डायगोनल एंट्री होती है ना, डायगोनल एंट्री कहते हैं, जैसे जैसा कि ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आपके पास क्या है डायगोनल एंट्री है। ठीक है। डायगोनल एंट्री में वन एलिमेंट हो, सिर्फ और सिर्फ वन का नंबर हो, और बाकी अदर ऑल नॉन डायगोनल एंट्री जो है ना वो सारे के सारे जो हैं वो सिफर हों। तो ऐसे मैट्रिक्स जो हैं वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हैं वो हमारे पास I2 I3 I4 डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। I2 का मतलब होता है कि 2/2 के हिसाब से आइडेंटिटी है, I3 का मतलब होता है कि 3/3 के हिसाब से आइडेंटिटी है। तो ये वो आइडेंटिटीज़ हैं जिसमें डायगोनल जो है वो 1 1 है, अदर नॉन डायगोनल एंट्री जो हैं वो 0 होती हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल कर देने से किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैट्रिक्स जो है वो एज एजिटिव रहता है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी पहचान है। ठीक है। कि अगर आप बी के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीपल करेंगे ना तो आपको बी का बी ही मिलेगा। आप इसको मल्टीपल करके चेक कर लीजिएगा, तो आपको किसी किस्म का कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं मिलेगा। इसके अलावा जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें ऑल तमाम के तमाम एंट्रीज जो हैं वो सिफर होती हैं, वो हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाते हैं, जिसे हम सिफर मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसके तमाम तार एलिमेंट के जो इसकी पहचान ये होती है कि इसमें जितनी भी एंट्रीज होती हैं ना वो तमाम की तमाम जो हैं वो सिफर होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एसोसिएटिव लॉ। क्या होते हैं एसोसिएटिव लॉ, हमारे पास इस तरह से होते हैं कि अगर ए इंटू बी प्लस सी,
मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, कि अगर मैं बी और सी को मल्टीपल करूं, फिर ए को पहले रखूं और उनके आंसर से मल्टीपल करूं, तो वो आंसर मेरे पास इक्वल होगा। अगर मैं ए बी को पहले से मल्टीपल करके उसको पहले रखूं और फिर सी से मल्टीपल करवा दूं, तो आंसर इक्वल आ जाए। ऐसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव लॉ के लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। कमोटेटिव के लिए दो का होना ज़रूरी होता है और एसोसिएटिव के लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव में ऐसा होता है कि हर नंबर एक को दिया जाता है, मतलब ए बी के साथ भी और ए सी के साथ भी, तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। इसके अलावा उसने और भी लिखा है यहाँ पे कि जो है हमारे पास जो है लॉ ऑफ कैंसलेशन जो है वो कब होता है, कि इफ़ ए बी इज इक्वल टू सी डी, अगर तो ए बराबर ज़ीरो ना हो और बी बराबर अगर सी हो, तो बी बराबर अगर सी हो, तो दोनों तरफ से वो कैंसलेशन हो सकता है अगर कोई नंबर बराबर हो तो। ठीक है। तो एटलीस्ट जो है उसने भी कहा है कि इफ़ ए बी जो है अगर ए बी का आंसर ज़ीरो आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये बात कन्फर्म है कि ए बी में से कोई ना कोई एक नंबर ज़ीरो है, या फिर दोनों ही ज़ीरो हैं। नेक्स्ट उसने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, इजीली चेक कर सकते हैं। उसने कहा है जी कि अगर आप ए बी सी डी जो है, देन वन कैन इजीली चेक दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, बट बी बराबर सी के नहीं है। तो ये प्रैक्टिस है, आपको मल्टीप्लिकेशन का तरीका बता दिया गया है, आपने करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ये एक हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक मेथड है जिसमें से हम उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो आइए ज़रा हम डिटर्मिनेंट्स के लिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट किस तरह से आप फाइंड करते हैं, आइए हम आपको बता देते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है वो किस तरह से फाइंड होता है। तो 3 बाई 3 का मैट्रिक्स आपके सामने है, डिटर्मिनेंट को किस तरह से हल करना है मैं आपको बताता हूँ, आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपके पास जो भी मैट्रिक्स गिवन है आपने उसको मॉड की फॉर्म में, ठीक है, इस सीधी ब्रैकेट को ख़त्म कर देना है। ये ब्रैकेट नहीं लगाई जाएगी। जब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आपने सीधी ब्रैकेट जो है वो इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट की जो पहचान होती है कि हम डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं। फिर उसके बाद उसने इस तरीके को लिखा है। ठीक है, जब इसे इस तरीके को लिखा है तो उसने उसके बाद ये वाले रॉ और ये वाला जो है ना, रॉ और ये वाली कॉलम जो है ये उसने छोड़ दिए हैं। जो एलिमेंट बचे हैं उनका मैट्रिक्स बना दिया उसने। नज़र आ रहा है आप लोगों को? गुड हो गया। उसके बाद क्या किया उसने, अब उस थ्री को नहीं छोड़ना, अब अपने दरमियान वाला डिजिट लेना है। जब भी अपने दरमियान वाला डिजिट लेना है, साथ अपने माइनस भी लगानी है। ठीक है। फिर उसके बाद आपने इस कॉलम को और उसकी रो को छोड़ देना है। तो 2 1 -1 4 आपको नज़र आ रहा है। गुड हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस टू को पकड़ लेना है। ठीक है, आज जब आपने इस टू को पकड़ना है, साथ माइनस नहीं लगाने, सिर्फ माइनस दरमियान वाले के लिए है, और उसी के कॉलम और उसी को रो को छोड़ देना है। बाकी 2 5 1 4 नज़र आ रहा है आपको। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ से आपने फिर इसको सॉल्व कैसे करना है। तो नेक्स्ट आपके पास थ्री जो है वैसे का वैसे आ जाता है। आप देख सकते हैं कि थ्री जो है वो एज इट आ जाता है यहाँ पे। ये 20 - 2 कैसे आया, तो आपने पहले जो है वो डायगोनल एंट्री को आपस में मल्टीपल करना होता है। 5 और 4 मल्टीपल होंगे तो 20, और दरमियान में माइनस लगाना है। डायगोनल को मल्टीपल करना है, माइनस लगाना है, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीपल करना है। ठीक है, तो 2 = 2, बिल्कुल इस तरह से 2 4 8, और दरमियान में माइनस है, लेकिन वो दरमियान में जो माइनस थी ना, इनकी आनी थी, वो -1 से पॉजिटिव हो चुकी है। ठीक है, ये दरमियान में प्लस क्यों आया, हालांकि यहाँ पे माइनस था, तो ये प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका माइनस जो है ना, ये वाला माइनस उस माइनस को प्लस कर रहा है। अगेन वैसे का वैसे है कि ये वाला माइनस जो है वो दोबारा उस दरमियान वाले माइनस को प्लस कर देता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो है हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट लिया जाता है, बाद में आपने उसको प्लस कर देना है और आपका आंसर आ जाता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज में ऐसा होता है कि आपने नंबर ऑफ रॉ को कॉलम में चेंज करना होता है और कॉलम को रॉ में चेंज करना होता है। ठीक है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ आपने ध्यान रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए, कि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा से मैट्रिक्स बन जाता है, पहली बात। फिर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के स्केलर का लेंगे ना, तो वो कांस्टेंट टाइम में कुछ इस तरह से होगा कि अगर उन तमाम को मल्टीपल करके इकट्ठे का ट्रांसपोज ले रहा हूँ, तो वो अलग अलग में उनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। सी पहले आ जाएगा, बी बाद में आ जाएगा, और ए बाद में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कांस्टेंट को साथ लेके कर रहे हैं या बाहर निकाल के कर रहे हैं, नो चेंज। फिर वही बात है, अगर ए प्लस बी को जमा करने के बाद ट्रांसपोज लिया है, तो वो इक्वल टू होगा ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज को। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं।
ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी रिपीट हो चुकी है कि ज़रब होती हुई चीज़ के साथ अगर ट्रांसपोज है तो वो ऑर्डर चेंज कर देगा, वो पहले लिख दिया जाएगा उनको। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है। तो आई होप को आपको नेक्स्ट लेके चलते हैं यहाँ पे कि ट्रांसपोज लेते कैसे हैं। लेट अस सी कि यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल नज़र आ रही थी x इज इक्वल टू दिस। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, x का ट्रांसपोज लेने से क्या हुआ है जी कि आपके पास ये जो रॉ थी ना, सॉरी पहले कॉलम था, वो मुकम्मल तौर पे रॉ बन चुकी थी। तो कॉलम को रॉ में चेंज कर देना या रॉ को कॉलम में चेंज कर देना, यही हमारे पास क्या होता था, ट्रांसपोज होता था। फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या आता है कि सपोज ए एंड बी आर सेम मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होता है कि आपने इनवर्स कैसे लेना है, ठीक है। तो इनवर्स लेने का मेथड मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपने किसी भी मैट्रिक्स ए का इनवर्स लेना है ना, तो आपने यहाँ पे जो उसने लिखा है ना कि इफ़ फॉर एग्जांपल इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स देन बी इज़ द दिस मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि अगर दोनों को ज़रब दें, ज़रब देने के बाद अगर तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो वो हमारे पास उसका इन्वर्स होता है। ए जो है फिर बी का इन्वर्स होगा अगर दोनों को मल्टीपल करूं और आंसर मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए। ये चेक किया जाता है कि ये वाकई इसका आइडेंटिटी था या नहीं था। उसके बाद सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होते हैं, अगर किसी चीज़ का डिटर्मिनेंट लेने से आंसर सिफर शो हो जाए, डिटर्मिनेंट का तरीका मैंने बता दिया है, तो वो सिंगुलर होगा, अदरवाइज़ वो नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। माइनॉर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं मैट्रिक्स के वो किस तरह से होते हैं, वो इस तरह से होते हैं कि अगर आपने किसी भी पॉइंट के लिए बताना, डिटर्मिनेंट का मेथड तो आपको पता ही है ना। अब आपने अगर सिर्फ और सिर्फ जैसे कि उसने लिखा है कि माइनस का सॉरी, आप कहता है कि जी आपने बताना है जी M12 का आंसर बताएं। तो M12 का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का क्या मतलब होगा यहाँ पे, ये वाला 3, ऐसे ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जब आपने इसे फाइंड करना है तो आपने इसकी कॉलम और इसी के रो को छोड़ देना है। तो 1 0 2 5, ये देखें आपका मैट्रिक्स बन गया। देन आपने इसे फाइंड आउट कर लेना है। आई होप आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ठीक है, जब आप माइनर को फाइंड करते हैं। तो देन आप अगर आप को फैक्टर को फाइंड करते हैं ना, जब आप किसी भी को फैक्टर को फाइंड करते हैं तो देन आपके पास एक छोटा सा फार्मूला यहाँ पे क्रिएट होगा। लाइक उसने यहाँ पे भी यही कहा है कि C12 को फाइंड करें, यानी इसी नंबर के लिए फाइंड करना है। लेकिन इस केस में आपने इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला -1 की पावर, जैसा कि 1 2 है ना, तो 1 2 को 1 + 2 की फॉर्म में लिखना है। 1 + 2 जो है वो 3 होता है। और -1 की पावर अगर आ जाती है आपके पास ऑड की फॉर्म में, तो वो माइनस बाहर रह जाता है, जिसकी वजह से वो माइनस यहाँ पे आ जाता है। जब आपने को फैक्टर निकालना है देन आपने ऐसा कम करना होता है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने पॉइंटर को निकालना है तो ना आपको इस -1 की पावर में जो भी 1 2 लिखा है तो 1 + 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको पता ही है कि इसको और इसको छोड़ देंगे, जो मैट्रिक्स बनेगा उसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। ये माइनस आपके साथ आवाज़ वैसे की वैसे आ रहेगी, बाकी किसी किस्म की कोई भी चेंज नहीं है। थ्योरम क्या बताता है कि स्क्वायर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसी वक्त होगा अगर ए जो है वो नॉन सिंगुलर होगा। चूँकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में डिटर्मिनेंट लेना पड़ता है और डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आ जाए तो वो कभी भी हमारे पास इन्वर्स में नहीं जा सकते, इसलिए नॉन सिंगुलर का होना ज़रूरी है अगर आपने इन्वर्स निकालना है। और इन्वर्स का फार्मूला जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और साथ में होता है आपके पास एडजॉइन ऑफ उस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो फर्दर उसने जो है वो रेफरेंस लिखे हुए हैं n में कि n × 2 इज़ अ नॉन सिंगुलर गिवन मैट्रिक्स। अगर आपके पास एक छोटा सा मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि जब आपने C11 की अगर हम बात करें तो A12, और C12 की बात करें -21 तो इसका मतलब क्या होगा, उसने जस्ट जो है वो यहाँ पे इसका अर्जाइन बताया है। मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ कि आपने करना क्या है, तो आप इस कन्फ्यूज़न में ना जाएं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल में बताता हूँ कि आपने करना क्या है। आपके पास ये जो एलिमेंट है ना, जी यहाँ पे देख लें, आपके पास ये जो मैट्रिक्स नज़र आ रहा है ना, आपने इन दोनों की जगह तब्दील कर देनी है। यानी कि आपके पास जो डायगोनल एंट्री है इनकी जगह तब्दील कर देंगे, वो ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ चुका है। और जो नॉन डायगोनल एंट्री होती है ना, इनके सिर्फ साइन चेंज करने हैं। जो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। वो दोनों ही पॉजिटिव थे तो वो दोनों नेगेटिव कर दिए हैं। यानी इन दोनों की जगह तब्दील नहीं करेंगे, सिर्फ साइन चेंज करेंगे और इन दोनों की जगह तब्दील कर देंगे। बस यही आपका जो है वो अर्जाइन होता है, ठीक है। बाद में आपने डिटर्मिनेंट के साथ इसको मल्टीपल कर देना होता है और आपका आंसर आ जाता है इन्वर्स का, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास जो है डिटर्मिनेंट जो है वो बाकी इसके भी आपने ऐसे निकाल लेने होते हैं। अगर आपके पास 3 × 3 का आ जाता है मैट्रिक्स,
तो उसमें भी आपने ऐसे ही है, उसने यहाँ पे पहले उसने क्या किया जी, उनके तमाम के डिटर्मिनेंट निकाले हैं, C1 C2 C3 उसने ये निकाले हैं। फिर उसने यहाँ पे वैल्यूज़ को लेके आया है, ठीक है। तो आपने जस्ट इसी तरह से निकालना है पॉसिबल, जैसे कि उसने यहाँ पे बता दिया है कि ये उसने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि 1 2 जो है। मैं आपको बता देता हूँ कि उसने एडजाइन को कैसे लिया। इसका पहले उसने डिटर्मिनेंट लिया है, डिटर्मिनेंट लेने से आंसर 2 आया। जब आपने उसने इसका एडजाइन लिया है तो एडजाइन से क्या होता है कि 10 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और 4 भी नेगेटिव का 2 भी नेगेटिव का, बाद में 2 पे डिवाइड कर दिया और आंसर आ जाता है। फिर इसको ए से मल्टीपल किया तो वो आइडेंटिटी बन गया। इसका मतलब है कि ये हमारे पास इनवर्स मैट्रिक था, ठीक है। इसी तरह से उसने एक और मैट्रिक्स भी लिया है। फिर उसने यहाँ पर एक 3 by 3 को लेना चाहा। इसका आंसर जो कि नॉन ज़ीरो आया है, तो ज़ीरो नहीं आया, लिहाजा ये इन्वर्स पॉसिबल है। फिर उसने क्या किया है, अब मज़े की बात, ये जो 3 by 3 का मैट्रिक्स होता है ना, उसमें तो आप ऐसे नहीं ना ले सकते एडजाइन। तो उसमें आपने क्या करना होता है, पहले तमाम के कोफैक्टर निकालने, कोफैक्टर निकालने के बाद आपने जो आंसर होगा ना हर एक कोफैक्टर का, वो वहाँ पे पुट करने के बाद आपने उसका ट्रांसपोज लेना होता है। यानी कि आपके पास जितने भी एलिमेंट हैं, इन तमाम के कोफैक्टर निकालेंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 3, इन तमाम के कोफैक्टर निकालने के बाद आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो फिर जाके वो आपका 3 by 3 का अर्जाइन बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखें तमाम के तमाम उसने पहले निकाले हैं, फिर उसने क्या किया, पुट कर दिया है ट्रांसपोज लेके। फिर उसके पास जो आपके पास आंसर बना है ना, फिर उसने 12 को डिवाइड कर दिया। उसने ये सारा काम यानी कि को फैक्टर दर्ज करने के बाद क्या किया है, को फैक्टर को दर्ज करने के बाद उसका ट्रांसपोज लेके लिखा है यहाँ पे। यानी कि जितने भी 1 1 2 2 3 थे, ये जितने भी आंसर थे उन तमाम को ये देखें। C3 हालांकि टॉप पे बनता था, लेकिन वो चूँकि ट्रांसपोज ले चुके हैं, वो जिसकी वजह से वो नीचे जा चुका है। उसने यहाँ पे स्टेप डायरेक्ट किया हुआ है। तो आपने करना क्या है, पहले इनका ट्रांसपोज लेना है, जब रखेंगे ना, रखने के बाद ट्रांसपोज लेना है, फिर जाके वो आपका डिजाइन बनेगा। फिर आपने मल्टीपल करना होता है, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी ऐसे होता है कि आपके पास जो मैट्रिक्स हैं उनका आप डेरिवेटिव भी उसी तरह से लेंगे फंक्शन के अंदर से ही, और इंटीग्रेशन भी आपने वहाँ से ही लेनी होती है, ठीक है। लाइक अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है जी कि sin 2t e⁻³ और a t−1, तो इसमें भी आप देख सकते हैं जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपने क्या करना है, आपने फर्दर इन तमाम के अलग अलग जो है वो, यानी sin 2t का लेंगे तो वो cos 2t और साथ में 2 आ जाएगा। तो e⁻³ में जो है वो वैसे का वैसे आ जाता है, और ए टी का आपके पास 8 आ जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन भी करेंगे तो साइन की अपने अलग से, ई की इसकी अलग से, इसकी अलग से, मतलब इंटीग्रेशन भी आपने बाय पार्ट जो है वो हर एक की अलग अलग जो है वो ऊपर कर लेनी होती है। फिर अच्छे एग्जांपल आ जाती हैं, कुछ एक्सरसाइज आ जाती हैं। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है वो हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे लाजमन कमेंट में पूछनी है। ऑल द बेस्ट।